नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सुबह सुबह भोर की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की बात बड़ी खबरों के साथ। और बड़ी खबर में सबसे बड़ी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बच गई है, लेकिन फिलहाल संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि सुक्खू की सरकार कब तक बची रहेगी। जी हाँ, सारे अखबारों ने ये खबर छापी है। और इसके साथ साथ अखिलेश यादव को सीबीआई का सम्मन जारी हुआ है। अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश होंगे खनन घोटाले मामले में, तो उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं हिमाचल में कांग्रेस की सरकार की। तो आपको पता है कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा इलेक्शन में पलटी मार दी थी और वो बीजेपी के साथ चले गए थे। साथ ही साथ 3 निर्दलीय विधायक जो पहले कांग्रेस की सरकार सुक्खू की सरकार को समर्थन दे रहे थे, वो भी उन्होंने भी पलटी मार ली। और इस तरह से उनके पलटी मारने की वजह से जो है कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पाए, बावजूद इसके कि कांग्रेस का बहुमत वहां पर था। बात यही नहीं खत्म हुई, बात उसके बाद और आगे बढ़ी और उनके एक कद्दावर मंत्री विक्रमादित्य सिंह, जो वीरभद्र सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के कई बार, उनके बेटे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता ने जो कांग्रेस के लिए इतना काम किया और कांग्रेस को जमाया हिमाचल प्रदेश में, उनके मूर्ति की स्थापना के लिए माल रोड पे या रिज मैदान पे 2 गज जमीन नहीं दी गई सुक्खू के द्वारा। मेरे को परेशान किया गया, मुझे विभाग नहीं चलाने दिया जा रहा है, ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं, मुझे बाईपास किया जाता है, अधिकारियों को मैसेज दिया जाता है और इस तरह से मेरा अपमान हो रहा था, इसलिए मैं अब इस्तीफा दूंगा। आनंद फानंद में कांग्रेस आला कमान ने पर्यवेक्षकों को भेजा। डीके शिव कुमार कर्नाटक से और भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला जो प्रभारी हैं वो तो पहले से वहां पर थे। साथ ही साथ दीपेश हुड्डा भी वहां पर गए, लोगों से बातचीत की, विधायकों से बातचीत की, सारा मामले को समझा और मामले को समझने के बाद शाम होते होते थोड़ी सी स्थिति सुधर गई और विधानसभा का सेशन चल रहा था। उसमें स्पीकर ने एक कड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से मनी बिल जो है उस पर पास हो गया विधानसभा में। और मनी बिल पास होने से फिलहाल सुक्खू सरकार को कम से कम 90 दिन की राहत तो मिल गई। लेकिन सवाल ये है कि सुक्खू की सरकार कब तक बनी रहेगी। अगर ये 6 विधायक बने रहते हैं बीजेपी के साथ, जैसा कि उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता ही है कि उनको किस तरह से जो है हेलीकॉप्टर से वहां से पंचकुला ले आया गया, फिर पंचकुला से ले आया गया, वोट दिलवाया गया, राज्यपाल के सामने पेश कराया गया, फिर उनको हेलीकॉप्टर से वापस ले जाया गया। तो कुल मिलाकर मामला तो यही लग रहा है कि वो 6 विधायक जो है वो बीजेपी के साथ रहेंगे और 3 जो निर्दलीय हैं वो भी बीजेपी के साथ रहेंगे। तो 6, 3, 9, 43 की संख्या है कांग्रेस की, उसमें से 9 कम हो गए, तो अब उनके पास 34 विधायक बचे हैं। 34 में से एक विक्रमादित्य भी अभी उनके ऊपर बट का वो सवाल लिया निशान लगा हुआ है। तो 34 विधायकों के साथ सुक्खू कब तक सरकार चला पाएंगे या कांग्रेस की सरकार कब तक बनी रहेगी, वो भी देखने वाली बात होगी अगर आगे चलकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण होता है तो। अब मान लीजिए कि स्पीकर ने जो है 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। स्पीकर के पास बहुत पावर होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर अयोग्य घोषित करते हैं तब भी 62 पे फैसला होगा। 68 की विधानसभा है तो 62 में से फिर 32 चाहिए होगा। तो उस स्थिति में कांग्रेस थोड़ी सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि उसके पास अगर विक्रमादित्य चले भी जाते हैं तो 33 विधायक बने रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खतरा मंडरा रहा है। खतरा न सिर्फ कांग्रेस सरकार को मंडरा रहा है, खतरा सुक्खू की मुख्यमंत्री पद पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि जो ज्यादातर विधायक जब से सरकार बनी है वो सुक्खू के खिलाफ बोलते रहे हैं। सुक्खू के खिलाफ जो है असंतोष की भावना थी, लेकिन उस पर आला कमान ने ध्यान नहीं दिया और नतीजा आप देख रहे हैं इस तरह से सामने आया। अब क्या आला कमान क्या करेगा, इसका फैसला तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे करेंगे, क्योंकि जो पर्यवेक्षक गए हैं ये अपनी रिपोर्ट खड़गे साहब को सौंपेंगे, किसी वेणुगोपाल साहब को सौंपेंगे और वो आला कमान यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से बात करके फिर अगला कोई फैसला करेंगे। तब तक सुक्खू जो है दोधारी तलवार पर चलते रहेंगे। सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। तो ये बात थी हिमाचल की, लेकिन थोड़ी कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को भी चाहिए कि अपना घर बचा के रखे। वो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किस तरह से जो है कर्नाटक में मैनेजमेंट किया अपनी पार्टी का और राज्यसभा चुनाव का मैनेजमेंट किया, वो आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने प्रतिद्वंदी खाते से एक क्रॉस वोटिंग करा ली और यहाँ पर जो है
वो गड़बड़ हो गया हिमाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब कि सुक्खू जो है आने वाले खतरे को भांप नहीं सके या आला कमान बेखबर बना रहा। वही हाल आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में हुआ था जब कमलनाथ ऐसे बेखबर सोए हुए थे और उनकी सरकार चली गई। हालांकि अशोक गहलोत अगर राजस्थान की बात करें तो वो थोड़ा सा प्रोएक्टिव थे, तो उनकी वजह से अशोक गहलोत की सरकार बची रही। बाद में चुनाव में हार गई, वो अलग बात है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कांग्रेस की जो है गलती रही है, अगर आप कह सकें तो। और कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है वो अपने परिवार को, अपने कुनबे को भी जोड़कर नहीं रख पा रही है। संक्षेप में तो यही कहा जा सकता है। बहरहाल आते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। दूसरी बड़ी खबर है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव को सीबीआई ने सम्मन भेजा है। सम्मन भेजा है 160 धारा के तहत, जिसमें किसी भी पुलिस अधिकारी को या जांच अधिकारी को जो जांच कर रहा है उसको अधिकार होता है कि गवाह या आरोपित को वो बुला के उससे पूछताछ कर सके। तो पहली बात तो आरोपित नहीं है अखिलेश यादव। खनन घोटाला केस उत्तर प्रदेश में 2013 में हुआ था ये। उसके बाद 2016 में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने फिर 2019 में 2 जनवरी को मुकदमा दर्ज किया था और 11 मामलों को इसमें आरोपित किया गया था, जिसमें हमीरपुर की तत्कालीन आईएएस अफसर और डीएम बी चंद्रकला समेत जो है वहां के खनन अधिकारी मोइनुद्दीन, एक रामासाय क्लर्क और साथ ही साथ एमएलसी रमेश मिश्रा सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसके बाद 5 जनवरी 2019 को छापे भी पड़े थे, जिसमें बी चंद्रकला के फ्लैट पर भी सीबीआई ने छापा मारा था। तो उसी सिलसिले में ये पूछताछ के लिए अखिलेश यादव को बुलाया गया है और अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। तो कुल मिलाकर ये मामला 2013 का बताया जा रहा है। 27 फरवरी 2013 का बताया जा रहा है, जिस दिन 13 खनन के पट्टों को या माइनिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल एक साथ मिली थी। एक ही दिन में 13 प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए थे और तब ये विभाग अखिलेश यादव के पास हुआ करता था। अखिलेश यादव उस समय प्रभारी थे। भूतत्व और खनिज विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास था। बाद में गायत्री प्रजापति आए। गायत्री प्रजापति हालांकि गायत्री प्रजापति के भी बहुत सारे आरोप हैं, मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन बाद में वो दूसरे केस में, रेप केस में फंस गए और जेल चले गए और तब से जेल में हैं। और आपको पता ही होगा कि राज्यसभा चुनाव में जब वोट पड़ रहे थे तो गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी जो है वो वोट डालने ही नहीं आई थी। तो बहरहाल क्या होगा अखिलेश यादव के साथ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एज ए गवाह उनको बुलाया गया है, पूछताछ किया गया है उनसे। और इस मामले में सीबीआई ने नोटिस उनको भेजा है। इसके पहले 2019 में भी उनको कोई नोटिस मिली थी जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के। उस वक्त अखिलेश यादव का ये कहना है और इस बार भी जब चुनाव आ रहे हैं तो उनको नोटिस मिली है। ये अखिलेश यादव का कहना है। और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भाई अगर सब बहुत काम किया है बीजेपी सरकार ने तो फिर वो क्यों डर रही है और क्यों ऐसा कर रही है। तो क्या कहा अखिलेश यादव ने और उनके समर्थन में कांग्रेस ने, ये भी अखबार में छपा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। चुनाव आएगा तो नोटिस आएगा, ये अखिलेश यादव का कहना है कि सीबीआई के नोटिस पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के सबसे ज्यादा निशाने पर समाजवादी पार्टी ही है। साल 2019 में मुझे किसी मामले में नोटिस भेजा गया था क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव था। अब जब चुनाव आ रहा है तो मुझे फिर नोटिस मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। आखिर ये घबराहट क्यों है? पिछले 10 वर्षों से बीजेपी ने बहुत काम किया है तो वो घबराएगी क्यों है, ये अखिलेश यादव का कहना है इस नोटिस के जवाब में। और उनके समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का भी कहना इसमें बयान छपा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रताड़ित करने के लिए सीबीआई का नोटिस भेजा गया है। यह बीजेपी की नीति है, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं। चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। तो ये है मामला गर्म है और मुझे लगता है दिन भर ये गर्म रहेगा। अब मामला क्या है, ये भी इस अखबार में छपा हुआ है कि हाईकोर्ट के आदेश पर, कुछ तो मैंने बताया आपको कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2 जनवरी 19 को आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 5 जनवरी को 7 शहरों में सीबीआई ने छापे मारे थे 14 ठिकानों पर। उसके बाद 2012 से 2020 खनन मंत्री रहे नेताओं का भी गहन बेचना करने का जिक्र किया था। सपा सरकार में गायत्री प्रजापति से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास खनन विभाग रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, गायत्री को चित्रकूट निवासी एक महिला के द्वारा रेप का आरोप लगाए जाने के बाद 2017 में अरेस्ट कर लिया है। तब से वो जेल में है। एफआईआर जो हुई है उसमें तत्कालीन एमएलसी रमेश कुमार मिश्र, उनके भाई दिनेश कुमार, दोनों के करीबी अंबिका तिवारी, बीएसपी से चुनाव लड़ चुके संजय दीक्षित भी नामजद हैं। इस मामले में ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करके जांच कर रहा है।